ये प्रेरणा कैसे हुई, अगर मैं आपको सच बताऊं तो रात को सोते समय मेरे ख्याल आया कि मेरा वजन तो बहुत बढ़ गया है अभी। बराबर। तो मैया ने प्रेरणा दी मुझे, तुम मेरे पास आ जाओ। तो हाँ। मैंने बोला हाँ अभी तो मैं जा सकती हूँ, चलिए। तो उन्होंने आग्रह करके मेरे को लेके आया, तो मैं समझ गई ये मैया का संकेत है। हाँ। मैं कहाँ थी? मध्य प्रदेश में। हाँ। और मैया ने मुझे पुणे में 2 किलोमीटर दूर घर पे लाके छोड़ा। सभी को बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा हमारे जैसे नॉर्मल नहीं है, वो उसके एज के हिसाब से वो पीछे चल रहा है, और एडीएचडी भी है उसको। नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। आज जो मैया हमारे साथ है उनका नाम है अमृता निमिषे। ये पुणे से बिलोंग करती है और इन्होंने अपनी परिक्रमा 2020 और 21 में पूर्ण की। जी हाँ, लॉकडाउन के समय में, सेकेंड लॉकडाउन के समय में। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने अपने 8 साल के बेटे के साथ संपूर्ण परिक्रमा पैदल कंप्लीट की है। तो चलिए सीधे उनसे मिलते हैं और जान लेते हैं उनके अनुभव। नर्मदे हर अमृता मैया, नर्मदे हर मैया, आपका नर्मदे हर। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अच्छा। यहाँ पे आप बुलाने के लिए। नहीं, आपका स्वागत मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे आपका बहुत ही मैं बेताब हूँ सुनने के लिए कि आपने इतनी 35 साल की उम्र में, महज 35 साल की उम्र में आप परिक्रमा पे निकले और साथ में आपके 8 साल के बच्चे को निकले थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कैसे कि आपने ऐसे ख्याल आया कि परिक्रमा में मैं निकलूं, कैसे आपने सोचा? ये मैया का बुलावा था जिसने मुझे बुलाया, और उन्होंने ही प्रेरणा दी। मुझे कभी ऐसे लगा ही नहीं कि मैं परिक्रमा कर रही हूँ और पैदल चल के बहुत कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैया ने मुझे हाथ पकड़ के बुलाया, हाथ पकड़ के उन्होंने मेरे को वापस घर भी भेजा। लॉकडाउन में मुझे घर तक छोड़ा उन्होंने। अरे तो जैसे हम अपनी माँ के यहाँ जाते हैं और कुछ सोचते नहीं है कि मेरे को कपड़े ले जाने, मुझे कुछ दवाइयाँ रखनी है, मेरे को वहां खाने मिलेगा क्या मिलेगा, ऐसे ही मैं गई थी। तो जैसे मम्मी के यहाँ जाते हैं मैं वैसे ही गई थी, और वो तो सबकी माँ है, तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा हमारा। सही है। तो मतलब और मुख्य बताना अगर चाहूँ तो ऐसे बोलूंगी कि मेरा बेटा 8 साल का था तभी, अभी ये रुद्र निमिषे है ना, तो ये अभी उस समय 8 साल का था, और मैया उसको बुलाना चाहती थी परिक्रमा में, पर बस उसे अकेले वो बुला नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे प्रेरणा दी और मुझे केयरटेकर के तौर पे उन्होंने मुझे बुलाया, और मैं उसके साथ, उसकी वजह से मेरी भी परिक्रमा हो गई। क्या बात है, इतनी अच्छी सोच है। मुझे लगता है यही आपकी सोच है, इसीलिए मैया ने आपको ब्लेस्ड है और आपको बुलाया परिक्रमा के लिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी हुई है। आपकी मैया कितने टाइम में हुई परिक्रमा, कितने टाइम लगा आपको? मैंने परिक्रमा 4 दिसंबर को मैं घर से निकली पुणे से, और 6 दिसंबर से शुरू हुई, और अप्रैल में, मतलब ऐसे 4 महीने मुझे पूरे लगे परिक्रमा खत्म करके घर आने में। आपने पूरी परिक्रमा पैदल पैदल की ना? पूरी परिक्रमा पैदल की, बस आखिरी के 100-200 किलोमीटर में जब लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन लगने वाला था, तो घर वाले बहुत व्याकुल थे कि तुम जल्दी आओ, अगर फंस गए वहां पे। गांव में तो आपने देखा होगा कि कोरोना का कोई डर नहीं था, कोई नहीं, सब आराम से रह रहे थे, सब अच्छा चल रहा था। बट शहरों में हमें बहुत सावधानी से रहना पड़ रहा था। सब लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन देखा था हमने, अच्छा। तो सब बहुत चिंतित थे कि तुम अगर फंस गए तो कितने महीने फंसोगे, कुछ पता नहीं, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, हमारा कोई भी संपर्क नहीं हो पाएगा, तो तुम जल्दी आओ। अच्छा। इसीलिए फिर मैंने मैया से ही अर्ज किया कि मैया, विनंती की मैंने मैया से कि अब आरती की, और मैया को बोला आपकी जो इच्छा है आप मुझे बताओ, क्या करना है आपके ऊपर है। तो उन्होंने ही मुझे फिर लॉकडाउन के 3 दिन पहले घर लाके छोड़ा। घर लाके छोड़ा मतलब मैं क्या, कैसे, कुछ तो गहरी वो जब हम आगे बात करेंगे मैं आपको बताऊंगी पूरी कहानी उसकी। ये मैया का चमत्कार है कि मैं शाम संध्या आरती हुई घाट पे, नर्मदापुरम अब नाम हो गया है होशंगाबाद। तो उस वो घाट पार करके हम उससे और आगे एक घाट पे मैया के संध्या आरती करके, अच्छा। हमने अपना सामान रखा था वहां पे, ठहर गए थे, हमको एक रूम मिल गई थी, हम सब सेट हो गए थे कि अब बस हमको वहीं आसन लगाना है आज रात का।
और फिर घाट सामने था, तो हम संध्या आरती के लिए घाट पे गए। घाट पे मैंने आरती की, मैया को ये विनंती की कि मैया अब आगे आप जो बोलोगे, जैसे बोलोगे, मैं आपके साथ आऊंगी। फिर मैं और मेरा बेटा मराठी में बात करते थे। वहां पे एक बस भी आई हुई थी, अच्छा। तो बस वालों ने जब मराठी में बात करते हुए हमें सुना तो बोले, मैया तुम्ही कुठून आलाय? म्हटलं मी पुण्याहून आली. म्हणे अच्छा, आम्ही पण पुण्याचे आहे मैया. म्हणे लॉकडाऊन लागतोय, मग तुम्ही इथे काय करताय, मग घरी कसे जाणार? मी म्हंटल आहे आता मैया ती काळजी घेईल. पण आमच्या जो 2 सीट रिकामी आहे, तुम्ही चला आमच्या बरोबर. अरे तो मैं समझ गई कि 2 सीट रिकामी है, ऐसे कभी तो हुआ नहीं कि बस पूरी बस जब भी जाती है बस फुल होती है। तो बराबर। 2 सीट कैसे खाली हुई आपकी? आप कोई किसी को उतारा, कोई अच्छा नहीं? तो बोले नहीं नहीं है, आप वो चिंता मत करो, आप चलो, मैं आपको घर पे छोड़ूंगा। और फिर मैंने बोला, बाबा जी मैं नहीं आ सकती, मेरे को ओंकारेश्वर जाना है, वहां जल अर्पण करना है हाँ। और वहां अपना संकल्प पूर्ति करके फिर जाएंगे। बराबर। तो उन्होंने बोला, मैया 100 किलोमीटर है, हम अभी 3 घंटे में वहां ही पहुंचने वाले हैं, रात वहीं हम रुकने वाले हैं, और हमें भी सब बस वालों को संकल्प पूर्ति करके कन्या पूजन करके निकलना है, तो आप भी हमारे साथ चलिए। तो उन्होंने आग्रह करके मेरे को लेके आया, तो मैं समझ गई ये मैया का संकेत है। हाँ। और उन्होंने मुझे घर तक छोड़ा, मतलब घर से 2 किलोमीटर दूर। मैं कहाँ थी? मध्य प्रदेश में, हाँ। और मैया ने मुझे पुणे में 2 किलोमीटर दूर घर पे लाके छोड़ा। क्या बात है, मैया ने तो आपको मैया ने जैसे पानी पे फूल तैरता है, ऐसे मैया ने आपको पूरे आसन लेके आपको घर तक विदाई दी। अलगद, हाँ, घरी आणून सोडलं तिने बहुत मला. बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैया, यही तो है पूरे आपकी परिक्रमा का निचोड़ है कि मैया ने स्टार्टिंग से एंड तक आपके साथ में थी और आज भी साथ में है ना। बहुत, बिल्कुल साथ में। और एक बात और बताना चाहूंगी कि मैया ने इतना खाना पीना खिलाया मुझे, पर हम फिर भी, मानवीय स्वभाव है कि अरे मैं यहाँ तो गई थी, ये नहीं खाया मैंने, ये नहीं खाया, ऐसे हुआ। तो आते ही मेरे भाई का एंगेजमेंट फिक्स हुआ था। अच्छा। और मेरे मन में बस घर में आने के बाद हुआ कि मैंने पाव भाजी और केक नहीं खाई बहुत दिनों से। तो वहां मेन्यू पाव भाजी और केक था, वो देखते ही मुझे स्ट्राइक हो, मैया यहाँ भी एक्टिव है। अरे मतलब आई वाज शॉक्ड कि ये क्या है, मैया मेरी यहाँ पे भी सुन रही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत चमत्कार हुआ आपके साथ। बहुत बहुत। तो मैया तो मुझे पहले दिन भी उन्होंने ऐसी ही प्रचिति दी थी, और आखिरी दिन भी उन्होंने मुझे ऐसे ही प्रचिति देके अपने घर सुखरूप छोड़ा उन्होंने मुझे। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जॉब करती हैं मैया जी? हाँ जी, तो आप मैं आहार तज्ञ हूँ, डाइटिशियन। कहाँ पे है, क्या है आप? मैं डाइटिशियन हूँ, आहार तज्ञ बोलते हैं। अच्छा। तो मैं तब जॉब कर रही थी, और कोरोना की जब फर्स्ट जब ये आई थी, तब फर्स्ट वेव, तब मैं कहीं हॉस्पिटल्स में ही थी। तब मैंने हॉस्पिटल का जॉब पूरा छोड़ दिया था, और उसके बाद सब पूरा यही ठहर गया था, पूरी दुनिया ठहर गई थी। इनफैक्ट हम लोग इतने दिन तक घर में थे, बंधे हुए, सिर्फ 4 दीवारी, और कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कुछ नहीं पता था हमें। सही में। तो जैसे ही वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, स्कूल ऑनलाइन शुरू हुए, तब मैंने तुरंत जाने का निर्णय लिया। तो कैसे ख्याल आया अचानक, और इतनी लंबी छुट्टियां कैसे मिल गई? मतलब ये इतना जल्दी दिमाग में आना, ये कहीं ना कहीं मैंने अभी तक जितने लोगों को सुना है, हमने ये पढ़ा, हमने वो देखा, अचानक ऐसे ख्याल कैसे आ गया आपके दिमाग में? कहाँ से प्रेरित हुए आप ऐसे? तो मैंने जैसे बोला, मैया ने मेरा सब टाइम टेबल लिख के रखा था। उन्होंने मेरे को तैयारी भी वैसे ही करवाई, कि एक्सरसाइज करा के मेरा स्टेमिना बढ़ाना, चलने की प्रैक्टिस कराना, पेशेंस की, कैसे खाना वगैरह का जो भी नियम रहते हैं, वो सब मैया ने मेरे को, हम बोलते हैं ना, हमारे मराठी में है, न कळत सगळं घडत जातं। आपल्याला पुढचं काही माहित नसतं, पण न कळत मैयाने सगळी तयारी, पूर्वतयारी करून ठेवलेली। एंड परिक्रमे का मेरी मौसी की लड़की है निवेदिता खांडेकर। अच्छा। तो वो उन्होंने 2000 साल में नर्मदा परिक्रमा पैदल चल के की थी। उनके साथ भारती ठाकुर ताई थी और उषा पागे ताई थी। भारती ठाकुर ताई जो अभी लेपा संगम में है, तो वहां पे,
तो उनका मैंने सुना था, तब से मेरे को नर्मदा मैया के बारे में पता था, पर परिक्रमा होती है ये ऐसे कुछ भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे मेरी एक लाइब्रेरी थी, उसमें जगन्नाथ कुंटे जी का मैंने एक नर्मदे हर एक पुस्तक पढ़ी, और उनकी फिर सारी पुस्तकें पढ़ी, सारी पुस्तकें बहुत अच्छी लगी। हाँ। फिर एक दिन अचानक ऐसे ही चितड़े मैया का ऑडियो क्लिप आया, उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया था। हाँ। तो वो पढ़ने के बाद, वो सुनने के बाद तो मुझे ऐसा हुआ कि बस अब मैं बैग भरूं और चली जाऊं। राइट। पर पर तब घर की जवाबदारी थी, बहुत कुछ था, और निकलने का समय नहीं था। फिर मन में तो था, पर इतनी जवाबदारियों को छोड़ के, मेरे 2 छोटे बच्चे थे तो उनको छोड़ के जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैं भूल गई थी, मानो भूल ही गई थी कि परिक्रमा, मैंने सोचा ठीक है बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब मैं अपनी जवाबदारी से मुक्त हो जाऊंगी तब जाऊंगी। फिर कोरोना ने मुझे एकदम गोल्डन चांस दिया। और ये प्रेरणा कैसे हुई, अगर मैं आपको सच बताऊं तो रात को सोते समय, ये द्वादशी से, दिवाली के बाद जो द्वादशी होती है उस समय ये शुरू होती है। एकादशी का मैंने बहुत कड़ा उपवास किया, क्योंकि दिवाली में बहुत खाना हुआ था। अच्छा। इसीलिए मैंने कड़क उपवास किया कि इतने दिन हम खाए जा रहे हैं। और रात को सोते समय मेरे ख्याल आया कि मेरा वजन तो बहुत बढ़ गया है अभी, मैंने आज उपवास भी किया, पर फिर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मेरा वजन अभी काफी बढ़ गया है। मैं बोली क्या करूं, मैं अभी बाहर भी नहीं जा सकती, लॉकडाउन है, इतना रिलैक्स नहीं हुआ। तो मैया ने प्रेरणा दी मुझे, तुम मेरे पास आ जाओ। तो मैंने बोला हाँ अभी तो मैं जा सकती हूँ, अभी मेरे पास और मतलब अभी घर में कुछ नहीं है। मेरा बड़ा बेटा तब 9th में था और उनका 10th का पढ़ाई सिलेबस शुरू हो जाता है 9 दिसंबर से। तो वो पूरा बिजी हो गया था, सुबह से शाम तक वो ऑनलाइन रहता था। मेरे हस्बैंड है, उनके वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, तो जनवरी फरवरी मार्च उनका वो बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए वो भी नहीं आ सकते थे। तो मैंने हर पहलू से सोचा कि मेरा बड़ा बेटा नहीं आ सकता, हस्बैंड नहीं आ सकते, छोटा बेटा था जिसका उसी दिन ऑनलाइन स्कूल शुरू हुआ था, पर वो ना बैठ के मैं ही कंप्यूटर के सामने बैठी हुई थी। तो मैंने बोला कि इसमें कोई मतलब नहीं है, वो कोई ऑनलाइन बैठने वाला नहीं है। यहाँ पे एक बात आप सभी को बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा हमारे जैसे नॉर्मल नहीं है, वो ADHD, उसको एक है ADHD, जिसमें हाइपर एक्टिव वो रहता है, वो एक जगह पे बहुत देर बैठ नहीं सकता, एक ही काम जैसे देते हैं, वो स्लो लर्नर है इन शॉर्ट। तो जितना उसके एज के हिसाब से वो पीछे चल रहा है, और ADHD भी है उसको, तो वो कंप्यूटर के पास बैठ नहीं सकता था, वो मुझे पता था। बाकी दोनों तो फिक्स हो गए थे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे, बस बचा ये छोटा बच्चा था। अगर मैं उसको अपने साथ ले जाऊं तो घर वाले मुझे कुछ बोलने ही, मैं फ्री थी कंपैरेटिवली, उन दोनों को हमारा प्रॉब्लम ही था, ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम दोनों चले गए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो रात को सोते समय फिर मैंने ये सोच के, यही सोचते सोचते मैं सोई, और सुबह उठ के लिटरली यही सोच के मैं उठी और हस्बैंड को उठाया, वो सो रहे थे बाजू में, मैंने उनको उठाया, मैंने बोला मैं और रुद्र परिक्रमा में जा रहे हैं। तो वो बोला क्या? मैंने बोला हम दोनों जाएंगे, तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा काम है। आरो जो मेरा बड़ा बेटा है वो बिजी है, वो भी नहीं जा सकता, तो हम दोनों फ्री हैं और अब मेरे को जाना है। तो वो बहुत देर सोचता रहा, तब तक मैं उठ के अपने काम में लग गई। फिर थोड़ी देर बोलता है ठीक है जाओ, अब तुमने सब सोच लिया तो जाओ। मुझे यही पसंद आया, आप बोल रहे हैं कि मतलब आप उतने लकीली मेरे पापा का फोन आया। अच्छा। हाँ, मैंने बोला मैं जा रही हूँ। मतलब मेरा सब फिक्स हो गया था रात को, और मैया ने मुझे इतनी जबरदस्त प्रेरणा दी थी कि मुझे डाउट कहीं था ही नहीं कि क्या होगा। तो लकीली फिर उसी टाइम पे मेरे पापा सुबह कभी फोन नहीं करते, और मम्मी फोन करती है, पापा से बात ऐसे कम होती है, मतलब वो फोन पे कम आते हैं। तो उन्होंने फोन किया ऐसे ही, और उनको मैंने बताया, तो वो हमेशा, मतलब अगर उन्हें ऐसे में कुछ बोलूं तो बोलते हैं जरा सोच समझ के बोलो, तुम क्या कभी कुछ भी ऐसे डिसाइड करती हो, थोड़ा सोच समझ के बोला करो। तो उन्होंने भी उस समय हाँ बोल दिया, ठीक है जाओ। तो ये
मेरे को फिर फिक्स हो गया कि मैया ने ही मुझे ये प्रेरणा दी है और वो मुझे लेके जाएगी। और फिर उसके बाद जब मेरा ये ठहर गया कि अब जब मेरे को यहाँ सबसे हाँ मिल गई और मैया का सिग्नल ग्रीन दिख गया, तो मैं रुकी नहीं। मैंने बोला अब मुझे फटाफट निकलना है। तो हम तब थे 23, मुझे लगता है हम 23 नवंबर के बाद 24-25 नवंबर की ये बात होगी, और मैं 4 दिसंबर को ट्रेन में थी। इतने जल्दी टिकट हो गया? हाँ, इतने जल्दी। तो बस उसी में सारी शॉपिंग की, और मैया ने तो सब रखा था फिक्स करके। तो जैसे बोलते हैं ना, सूत्र वैसे हिलने लगते हैं जैसे हम जिस दिशा में सोचते हैं। तो मुझे हर जगह से पता चलने लगा। मुझे घर वालों को खाने के लिए एक कुक रख के जाना था। मैंने अपने सोसाइटी ग्रुप में डाला, तुरंत मुझे 3 कुक्स के नंबर आ गए जो अच्छे थे, उनको फिक्स कर दिया। मेरे सब काम इतने स्मूथली हो रहे थे। हम बैग लेने गए, वहां पे बैग लेके आए, सब सामान खरीदा। हमारे पुणे में एक शिरगोपीकर काका करके हैं, तो वो जो भी परिक्रमा में पैदल जाते हैं उनकी मीटिंग लेके उनको सब बताते हैं कि व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, वहां पे कैसे होगा, क्या रहता है। अच्छा। तो वो मैंने मिस की थी ऑफ कोर्स, पर मैं उनसे मिल के आई। तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया, मार्गदर्शन दिया, और उन्होंने बोले कि आप जूते मत पहनो, आप फ्लोटर्स पहन के जाओ, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। तो बहुत अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने दिया, और उन्होंने ही बोला कि ये अच्छी क्वालिटी के लेके जाओ, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जैसे हम शहरों में रहते हैं, हमें ये मोड़ पे नहीं अगले मोड़ पे मोची मिल जाता है, बैग फट गई हमें दूसरे दुकान से तुरंत मिल जाती है। तो उन्होंने बोला था कि जब आप पहले ही जाओ तो ये तैयारी ऐसी रखो कि भले ही महंगी हो पर वो चले अच्छी। तो ये मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। अच्छा। और इस तरह से फिर हमने सब जगह पूछा, तो मुझे सबने बोला कि मैंने सबसे बस एक ही शंका पूछी कि मैं अपने बच्चे को ले जा रही हूँ, तो उसको ले जा सकती हूँ ना, ऐसे तो नहीं होगा कि जंगल है और वो। और मेरा मेन टारगेट था कि मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं जा रही थी, हम दोनों अकेले ही जा रहे थे। क्या बात, क्योंकि वो पहली बार जा रहा था, मुझे ये नहीं पता था वो कितना चलेगा भी नहीं चलेगा, कभी कुछ पता ही नहीं था कि वो चले, मैं भी चल पाऊंगी या नहीं ये भी नहीं पता था। मैं तो बस जाऊंगी ऐसे सोच के निकल पड़ रही थी। तो इसीलिए फिर मैं किसी और को अपने लिए रोकना नहीं चाहती थी। मैंने फिर इसीलिए किसी ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, हम दोनों अकेले ही निकलने का हमने फैसला लिया। और पर सच बोलूं तो मुझे कहीं पे भी चिंता नहीं थी, क्योंकि मैया पे उन्होंने इतनी जबरदस्त प्रेरणा दी थी कि मुझे कहीं कोई डाउट ही नहीं था उनके पास कि मैं उसके पास जा रही हूँ ना, फिर मुझे डरना ही नहीं है। ये था कि मुझे सरेंडर, पूरे समर्पण। हाँ, पर वो उन्होंने ही करवाया मुझसे। सही। और खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं है। मैंने बस एक बात ये सुनी थी कि अपना पेट, मेरा एक भाई है, तो वो यहाँ से पुणे से इंदौर पैदल गया था। तो हमने सबने उससे पूछा था कि कैसे गए तुम? बोले मैं पैदल चलता गया, लोग मुझसे आके बोलते थे कि मैं तुमको छोड़ दूं कहीं। और खाने पीने का हमने पूछा तो उन्होंने बोला खाने पीने की चिंता एक को ही करनी चाहिए, या तो तुम करो या तो भगवान करेंगे। तो मैंने भगवान पे छोड़ दिया था, तो मैंने उसकी बात गांठ बांध ली थी। सुंदर। कि हम, हाँ, बहुत गहरी बात थी वो, पर उसने जो बोला वो मैंने बहुत अनुभव लिया ये सब परिक्रमा में, कि हम नहीं मैनेज कर सकते, पर वो मैया है, वो जगत जननी है, तो वो देखती थी। और आप यकीन नहीं मानोगे, इतना खिलाया उसने मुझे, मतलब मेरे घर वाले हैरान होते थे फोन पे सुन के। हाँ, मतलब उसको कराना चाहती थी, और आप कितना, ये आपका बहुत बड़प्पन है, क्या बहुत अच्छी बात कही आपने कि मैं एज ए केयर टेकर गई थी उसके। सही है, वो एक माँ और क्या बोलेगी अपने बच्चे के लिए। सही है, पर इतनी कठिन, ये सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है, जैसे सबको पता है, इसमें कोई करने के बाद भी अब आप भी सोचते होंगे वो करवाली मैया ने सहज भाव से इसलिए आपके हो गई। बट आपको कहीं ख्याल नहीं आया कि कल हम ठीक है, हम बड़े हैं, बच्चे को कभी कहीं ले जाने के लिए, या उसके खाने पीने का, उसके रहने का, जैसे कि आपने बताया थोड़ा हाइपर है, तो आप कैसे उसको वहां संभालेगी? क्योंकि तब आप अकेली घर में, आप फैमिली में रहते हैं, तो वैसे तो मैया
कोई आपको थोड़ा सा कुछ भाव था ऐसा? सच बोलूं तो कभी नहीं सोचा ऐसे कि उसको मैं कैसे संभालूंगी। और घर से, जैसे मैंने पहले ही बोला कि मुझे नहीं पता था वो कितना चलेगा चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया था कि देखते हैं, ट्रायल पे उसको ले जाते हैं, जितने दिन वो चलेगा, आराम से चल रहा है वो, हम ले जाएंगे। बाद में फिर उसके पापा जहाँ पे भी रुक गया, वो नहीं आ रहा है, तो हम उसको भेज देंगे घर वापस। पर बाद में तो सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसे घर वापस आना ही नहीं था। वो अच्छा। बोला मम्मी पापा और भाई को यहीं बुला लो, हम यहीं रहेंगे। अच्छा। अरे वाह। इतना खुश हो गया था। हाँ ना। कितना चलते थे आप दिन में अंदाजन? मेरा 35-40 किलोमीटर एक दिन में चलना होता था, और मेरा छोटा बेटा भी 20-25 किलोमीटर आराम से चलता था। पर यहाँ पे फिर एक बार यही बताना चाहूंगी कि मैया ने उसका इतना नियोजन किया हुआ था कि उसको कितना चलना, एक एक कदम मैया ने नाप के रखा था उसका। मैं थोड़ी होशियारी करने जाती थी ना, मैया मुझे लाइन पे लाती थी, मतलब? बोलती मैं हूं ना, तू क्यों बीच में आ रही है? कि कहीं, मतलब क्या हुआ, पहली बार जब हमने परिक्रमा शुरू की, एक आदमी बाइक वाला पीछे से आया और उसने मुझे बोला, मैया आपके पास तो बच्चा है, मुझे दे दो, मैं उसको आगे आश्रम पे छोड़ देता हूँ। तो आई वॉज लाइक कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, मैं अपने बच्चे को, मैंने बोला नहीं, मैं उसको ले जाऊंगी, अभी मैं पुणे में रहती हूँ, मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती अपने बच्चे को किसी अनजान आदमी को सौंप दूं। तो मैं तो ऐसे सोच भी नहीं सकती थी, और मैंने ना ऐसे सुना भी नहीं था कि ऐसे भी होता है। तो वो खुद से आके मेरे को बोल रहा है, बोलता है मैया आप चिंता मत करो, मैं उसको वहां उस आश्रम में छोड़ दूंगा, ये आश्रम आपके ही रास्ते में आएगा। तो हमारे साथ जो 3 माउसी थी, एक काका थे, तो वो बोले कि एक काम करते हैं, हमारे जो काका थे वो बहुत आगे चल रहे थे और मैं और रुद्र बहुत पीछे चल रहे थे, तो हम काका को बोलते हैं कि वो बाइक के थोड़ा पास साथ साथ चलते रहे, तो अपना नजर रहेगा, क्योंकि हम सब, हमें भरोसा करना नहीं आता शहर में रह के। सही है, सही है। तो फिर ये, पर मैंने बोला कि नहीं, कुछ तो बात होगी, अगर ये आदमी ऐसे आके बोल रहा है इतने कॉन्फिडेंटली, तो उसने, मैंने दिया अपने बच्चे को उसके हाथ में, उसके साथ वो बाइक पे बैठ के गया और अच्छे से पहुंच गया वहां पे। तो मैया ने उसका ऐसे हर एक कदम नियोजित करके रखा था कि उसको इतना किलोमीटर चलना है, और जब वो उतना चल लेगा, पीछे से कोई ना कोई आके मुझे बोलता था, मैया मैं इसको लेके आगे के आश्रम में छोड़ रहा हूँ, आप आ जाओ। अच्छा। वहां पे तो मैंने क्या, कभी अगर फोन था आपके पास? हाँ, मैं नॉन स्मार्टफोन लेके गई थी, छोटा। अच्छा। हाँ, उस समय भी मैं नॉन स्मार्टफोन लेके गई थी, क्योंकि मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था। और घर वालों से मुझे, सच पूछो तो फोन ही नहीं ले जाना था, पर मेरे घर वाले बोले कि तेरे साथ बच्चा भी है, तो हमें सिर्फ ख्याली खुशहाली तुम्हारी पता होनी चाहिए, इसीलिए तू फोन ले जा, भले ही मत करना, पर एक बार मैसेज डाल देना। नहीं, जैसे तो इसीलिए मैंने अभी वो जैसे अगले आश्रम में चले गए, तो आप फिर कैसे उसको फोन पे कांटेक्ट कैसे कर दी थी आप? हाँ, तो पहले दिन तो मैंने कभी फोन पे नहीं कांटेक्ट किया, उसने मुझे बता दिया कि ये आश्रम यहाँ पे है, इतने किलोमीटर पे है, आप आ जाओ, मैं वहां पे आपके बच्चे को छोड़ के आगे निकल जाऊंगा। पर बाद में हाँ, जब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर छोड़ना होता था, तब मैं फोन नंबर ले लेती थी उनका, या फिर जहाँ पे उनके पास छोड़ा है उनका नंबर वो दे देते थे, तो एग्जैक्ट लोकेशन मुझे पता चलती थी कि मुझे कहाँ जाना है। नहीं, क्योंकि अपने बच्चे को पहली शुरू, बाद में तो आपको आदत हो गई, क्योंकि हम शहर में रहने वाले, जल्दी से एकदम किसी को, अब बच्चे को कहीं और किसी के साथ छोड़ देना, वो मैया का खंड है। धीरे धीरे जब वो मैया के आंचल में जाते हैं, तो एहसास होता है उसकी गर्माहट का, उसके एहसास, उसके प्यार का, तब समझ में ये जो पूछ रहा है वो मैया का ही नियोजन है उसको ले जाने का भी। हाँ, तो इस तरह से हमारी यात्रा बहुत, मतलब, और एक बात कि यहाँ पे हमने सुना था, हमारे मन की पूरी तैयारी थी कि हम चलेंगे, और चलते चलते हमारे पैर में ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, छाले आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत हीट हो जाती है। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम दोनों में से किसी के पैर में छाले आए हों। तो भैया मुझे, और कितना, कभी नहीं आए छाले आए ही नहीं, छोटा भी छाला नहीं आए ही नहीं, दोनों को नहीं आए। अरे वाह, मुझे याद है, क्योंकि छाले बेटे को भी नहीं आए, शुरू में तो आते ही है। हाँ, तो हमें कभी नहीं आए, और जबकि हमारी नई चप्पलें थी, और मैंने जैसे बोला हमारा टाइम ड्यूरेशन भी इतना कम था कि वो चप्पल पहन के जाके, मतलब प्रैक्टिस करने का भी मेरे पास टाइम नहीं था कि वो चप्पल पहन के
मैं चल लूं। हाँ। तो मैं वो नई चप्पल वहीं जाके पहन के गई थी, पर हमको कभी छाले नहीं आए। हम दवाई के नाम पे सिर्फ एक कैलाश जीवन, एक पुदीनहारा, उतना ही लेके गए थे। मैं तो सोच रही हूँ, और मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं गई थी, मैया ने सब सामान आपको बुला के करके लेके गई। बस, सच्ची। हाँ न हाँ जाने के पहले डिसाइड था, न सामान डिसाइड था, न कुछ, कोई तैयारी, पूर्व तैयारी, कोई नियोजन नहीं, कोई कोई प्लानिंग नहीं, नहीं। कुछ नहीं। उसने बुला लिया, बस आप उसके साथ उसके आंचल के में। आ जाओ, बस दो कपड़े उठाओ और आ जाओ, हाँ। ऐसे। और तब सफेद कपड़े पहनने होते, तो वो लेडीज टेलर थी मेरी जिसने मेरे को कुर्ता सिल के दिया। तो मैंने बोला कि मैं कपड़ा ला के देती हूँ एक कॉटन का, जो मेरे को फुल स्लीव्स का चाहिए था कि वहां पे, तो वो मैंने सिलवा लिया। तो उसी को मैंने बोला मेरे बेटे का भी सिल दे। तो वो बोली दीदी ये मैं पहली बार सिल रही हूँ, मैंने कभी सिला नहीं है। मैंने बोला सिल दे जैसे होता है। और बहुत अच्छा सिल के दिया उसने भी, मतलब मैया ने ऐसे सब इतना लाइन अप करके रखा था कि हर काम मुझे बिना प्रॉब्लम के हो जा रहा था। हाँ, मैंने जैसे बोला कपड़े सिलवाने गई, वो मेरी जो दीदी थी उसने कभी जेंट्स के कपड़े सिले नहीं थे, पर उसने मेरे बेटे के भी कपड़े सिल के दिए, अच्छा कुर्ता सिल के दिया। ऐसे हमारी सारी शॉपिंग फटाफट हो गई। और यहाँ पे एक बात और प्रामुख्याने जे सांगायचं झालं ते, पुण्यात एक शिरगुपीकर काका आहे, सॉरी मी मराठीत पण बोलते मध्ये मध्ये, नाही नाही, अरे. कारण मराठी माझं हाँ, मराठी येतच आहे. तर पुण्यात एक कर्वेनगरला शिरगुपीकर काका म्हणून असतात, त्यांनी 3 वेळा परिक्रमा केलेली आहे. आणि ते इथे त्यांच्या घरी सभा घेतात. जे 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 जो जो इंटरेस्टेड रहते हैं परिक्रमा में, पैदल परिक्रमा में, वो अपने घर में एक दिन परिक्रमा के पहले बुला के वो सब बताते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए, बैग में क्या होना चाहिए, सामान कितना कम होना चाहिए, क्या बात। वहां कैसे हाँ वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। और बहुत हेल्प होती है उसकी वजह से। बाकी सब जो नए हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, हाँ। वो अरे वाह। तो ऐसे उनसे मिली, उन्होंने बहुत मार्गदर्शन दिया। और फिर हमने सामान लेके 4 तारीख को हमारा टिकट हो गया, इंदौर के लिए निकले। आगे का कुछ पता नहीं था, अगर सही बोलूं तो मुझे ये भी नहीं पता था ओंकारेश्वर पहुंच के मुझे किससे मिलना। उन्होंने ये बताया था कि अनिल दास जी महाराज हैं जो हमको परिक्रमा शुरू करने के पहले एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हम परिक्रमावासी हैं, बराबर। तो वो उनसे लेना है। बस मुझे सिर्फ उतना पता था, पर मैं ओंकारेश्वर जाके कहाँ रुकना है, किससे मिलना है, ये कुछ नहीं पता था मुझे। तो मैं ऐसे ही चली गई। मतलब सब लोग मुझे बोलते थे कि तुम कहाँ जाओगी, वहां क्या रुको, मैंने बोला मुझे नहीं पता, देखेंगे वहां जाके पूछेंगे। तो मुझे यहाँ से मैं इतना जीरो थी चलते समय, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं आगे उतर के कहाँ जाऊंगी आगे। पर जैसे बोला ये सब मैया ने प्लान किया हुआ था। तो हम लोग इंदौर स्टेशन पे उतरे। स्टेशन से उतर के, डब्बे से उतर के हम लोग बाहर जाने लगे। मेरे को एक काका दिखे जिन्होंने, अब हम मराठी में सबको काका बोलते हैं, तो उन्होंने पूरा वस्त्र परिधान किया हुआ था परिक्रमा का, हाथ में कमंडल था, छड़ी थी, बैग थी पीठ पे। मैं समझ गई, नर्मदे हर किया, पीछे से उन्होंने भी नर्मदे हर किया। तो उनको पूछा आप भी परिक्रमा उठा रहे हो, तो उन्होंने बोला हाँ मैं भी परिक्रमा उठा रहे हो। मैंने बोला ठीक है फिर अब हम साथ चलते हैं। तो बोले हाँ। और उन्होंने फिर मेरी घर पे अपने उनकी सून जिस बहू, उससे मेरी बात कराई। तो वो बहू इतनी निश्चिंत हुई, बोले थैंक यू। हम दोनों की आंख में पानी था कि हम दोनों को कोई तो मिल गया है। उनके घर वाले भी बहुत चिंतित थे कि वो कैसे जाएंगे, वो एजेड थे, 70+ के, अशोक गुप्ते काका थे। अच्छा। तो वो भी एजेड थे। और मैं बच्चा और मेरे साथ ये, तो हम दोनों को जैसे ही उनकी बहू से बात की, तो हम दोनों ने बोला अब आप चिंता मत करिए, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और बाकी हमारा ख्याल रखने के लिए मैया है। क्या बात है, बहुत ही सटीक बात कही है आपने, सच्ची। ऐसे फिर आगे का, फिर उन्होंने बोला कि हम जाएंगे वहाँ शेगांव के गजानन महाराज का आश्रम है, वहाँ परिक्रमा वासियों को सब सुविधा है, हम वहां चलते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं। अब उन जैसे निकले, उन्हीं के साथ हम निकले। वहां पे हमको और 3 MP की लेडीज मिली, हमने उनको भी मावशी बोला। और फिर हम 5 ऐसे निकले।
अच्छा। 1 हफ्ते तक हम साथ रहे। मैया के साथ चलने में एक नियम है कि हाँ। कोई भी किसी के साथ नहीं होता। उधर एक कहावत भी है, राइट। एक, एक हाँ, निरंजन दो में 3 सुखी, में खटपट, 2 में सुखी, एक निरंजन सदा चार सुखी। चार में, हाँ बराबर। तो मैया पहले से ठहरा के रखती कि इसको कितने दिन किसके साथ रहना है, हम्म। वो सब प्लान करके रखती है। हम्म। तो हम शुरुआत के दिन में उनके साथ थे, पर वो बहुत अच्छी थी वो मौसी, और उनकी वजह से रुद्र घर को थोड़ा भूल पाया। अच्छा। और मेरे को उसमें बहुत मदद मिली, उन्होंने बहुत साथ दिया। हाँ, रुद्र, क्योंकि ये पहली बार था और तब वो वहां पे कभी गांव उसने देखा नहीं था। मेरा मायका छत्तीसगढ़ का है और मेरे मम्मी पापा के खेत है, तो मुझे साल में कभी तो एक बार हम लोग जाते हैं वहां पे, अच्छा। जब धान कटाई का टाइम होता है। तो मैंने खेत देखा हुआ है, मैंने गाय भैंस देखी हुई है, पर अच्छा। मेरे बच्चों ने तो कभी नहीं देखा ये हाँ सही है। हैंडपंप, नहीं देखा। तो उन सबके लिए ये नया था और उसको वो इतना अच्छे लगने लगा कि बाद बाद में तो उसने बोला, मम्मी हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। और भैंस कितना से उसको स्पेशल प्यार हो गया था। कितना देखो ना, मतलब एक छोटा बच्चा जिसने कभी मैया को देखा नहीं है, जिसने कुछ पढ़ा नहीं है, हमने तो भी जगन्नाथ कुंटे की पुस्तक पढ़ी है, हमने कुछ वीडियो देखे, जो कुछ हाँ, नहीं जाता है, जो ब्लैंक वो भी मैया के सानिध्य में आके, मैया के सहवास में आके मैया का ही बन जाता है। और इतना मैया का बन बोध जा। बालक अगर मैया के प्यार में पागल हो जाता है, तो बता, हम तो मतलब जानबूझ के ही मैया के प्यार में पड़ गए ना, सच्ची है। सच है। तो ये शुरू शुरू में आपको तकलीफ हुई क्या, क्योंकि पापा से इतना डिटैच होके रहना, क्योंकि वो घर की तो यादें उससे आ ही रही होगी ना, भाई की। आई थी, उसको बहुत याद आती थी, तो वो बोलता था, और चलने की आदत नहीं थी। चलने के, राइट, हाँ। तो हाँ, और पहले ही दिन हम 12 किलोमीटर चले थे। तो हाँ। वही पहले हफ्ते मुझे बहुत तकलीफ हुई उसको ले जाने के लिए, उसको बताना पड़ता था। पर फिर वहां जाके जब उसने देखा हर जगह हर कोई रुक रुक के हमको कुछ ना कुछ दे रहा है, हमें पार्ले जी दे रहा है, हमें चाय पीने के लिए बोल रहे हैं, नर्मदे हर कर रहे हैं, हर बार। और वो बच्चा था, तो मैंने एक बैग रखी थी, एक सैक पीठ पे थी और एक बैग मैंने सामने रखी थी कि बच्चे को अगर टाइम पे कुछ खाने को लगा, भूख हाँ। लग गई उसे अचानक, तो मेरे पास पीछे बैग से निकालने के बजाय तुरंत सामने से दे दूं। तो हम्म। वो बैग मेरी हमेशा, मैंने जब शुरुआत की परिक्रमा और आखिरी तक, वो हमेशा भरी ही रही। अच्छा। इतना लोगों ने मतलब मैया ने मुझे इतना लोगों के द्वारा खिलाती रही बच्चे के लिए। हाँ। तो उसे केला बहुत पसंद है, उसे दूध बहुत पसंद था, हम्म। और वहां ताजा दूध मिलता था। हम्म। उसे गाय भैंस से इतना प्यार हो गया, गाय का दूध दूहते हुए उसने देखा, हैंडपंप देखा, अरे वाह। खेत देखे, नेचर, जैसे बोलते हैं हम लोग, नेचर इज अ बेस्ट हीलर। तो हाँ। वहां जाके मुझे ये प्रत्यय आया कि सच में नेचर से हम दूर होके हमने कितना कुछ खोया है। हाँ सही है। हमेशा ऐसे बोला जाता है कि हमको हमारे घर के पास नदी होनी चाहिए। पहले हमारे जो जितने भी सिविलाइजेशंस हुए हैं वो नदी के पास से ही हुए। तो हम्म। नदी क्यों होनी चाहिए, वो वहां जाके फील हुआ कि हमें मराठी में बोलते हैं की आपल्यात ओलावा येतो पाण्याने, हाँ आणि आपण पाण्याचे लांब गेलो की आपण कोरडे होत जातो। राइट, सच्ची है ये। तो वो पानी के पास जो लोग रहते हैं उनमें अभी भी बहुत सारी आत्मीयता है, इंसानियत है। उनके आत्मीयता पास कुछ तो ना, सच में ये तो है। हाँ, और उनके एमपी। पास कुछ ना होके भी देने की जो भावना है। हाँ। आज हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी अगर मेरे घर में उससे पहले कोई एक भी बंदा अगर खाने के लिए आ जाए अनअनाउंस्ड, तो मेरी तो दौड़ भाग हो जाएगी कि मैं क्या करूं अब, ये कैसे, ये इतना खाना हमारे पूरेगा या ऐसे। वहां पे तो कितने कितने भोजन करते थे हम लोग किसी के यहाँ पे भी। सच में, मतलब घर में अगर, मुझे क्या लगता है कि मैया अपने पास है तो अपन देते हैं, तो कोई बड़प्पन नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं हाँ, है फिर भी वो देते हैं। चूल पानी में चाय के लिए दूध नहीं है उनके यहाँ, कोरा चाय पिलाते। और कोरा चाय, जो काली चाय पिलाते, उसमें देने का भाव, वो पकड़ पकड़ के आपको लेके जाते, चाय पी लो चाय पी लो। गुड़ की चाय पिलाएंगे आपको, पर ये जिसके पास कुछ नहीं है वो देने का भाव रखता है ना, बस इसी मैं इसीलिए बोलती हूँ, वो ही सबसे ज्यादा संपन्न है, वो ही सबसे ज्यादा अमीर है। दिल अमीर है उनका, हाँ, है ना। दिल बड़ा है, दिल जो बड़ा। हमारा संकुचित है। हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, हाँ। किसी को कुछ दे नहीं सकते। अभी हमने देखा है यहाँ पे इतने लोग मांगते हैं, हम्म। पर हमको लगता है यार ये तो
फेक है, ये ऐसे ही मांगते रहते हैं। हम हाँ देते नहीं है सबको, पर हाँ वहां बिन मांगे हम परिक्रमा वासियों को लोग पैसे आ के देते थे। हम तो मांगते भी नहीं थे, फिर भी हमें पैसे देते थे, खाने को देते थे, आप ले लो, ये हाँ। कर लो। ये तो अलग, ये मैया का ही। वो मैया का जोन ही अलग है ना। हाँ, दुनिया में आप पूरा। कहीं भी घूम लो, मैया का खंड और मैया का साम्राज्य जो है ना, वो उसका राज्य है, उसका ही साम्राज्य है, उसी की चलती है वहां पे। और सही बात है। जो है ना वो वहां से फिर आने का मतलब मन नहीं होता है फिर से, कि वहीं रह जाओ ना। सच, हाँ, ये तो है, बहुत ही तो बढ़िया। इस तरह से फिर हम शुरू हुआ हमारा परिक्रमा। हम्म पहले दिन से, पहले दिन का ही आपको चमत्कार बताऊं तो, मतलब मुझे डर भी नहीं था, पर मैया मेरी कैसे सुन रही थी वो मैं बताना चाहूंगी। हम्म हम पहले ही दिन 12 किलोमीटर चल के हम्म श्री माँ आश्रम में पहुंचे, मोटक्का में। हम्म वहां हमने संध्या पूजन किया। रुद्र इतना निढाल हो चुका था कि वो एक कदम भी नहीं चल सकता था, और वो बाबा जी ने हमें बाल भोग, हम शाम को ही 5:30-6 बजे पहुंच गए थे वहां। तो हमने आसन लगाया, हम्म और संध्या आरती के पहले बाबा जी ने हमें बाल भोग दिया, हमें चाय पिलाई। मैंने परिक्रमा में जाने से पहले चाय कभी चख के भी नहीं देखी थी, तो वहां जाके मैंने पहली बार चाय पी। अरे, अच्छा, आप तो चाय पीते नहीं है? चाय कभी नहीं पिया था मैंने, तो अच्छा। वहां जाके मेरी पहली चाय हुई, अरे बाप रे। मैया का प्रसाद। अच्छा, और अभी अभी आप चाय की लत है आपको, कि चाय अभी नहीं पीती? अभी चाय नहीं पीती मैंने, बस परिक्रमा में जितनी चाय पी है उतनी ही पी। अब फिर चाय, फिर से आने के बाद मैंने फिर से चाय का स्वाद नहीं चखा है। मैया आप धन्य है, तो एक, नहीं। सच में बहुत धन्य है। कितनी कितनी अच्छी तो बात है कि मैंने आज तक चाय नहीं पी है, पर मैया के खंड में वो दे रही है, इसलिए पीना, स्वीकार करना जो वो क्योंकि दे वहां रही हम किसी चीज को मना नहीं कर सकते, है। ये मैंने हाँ सुना था। तो हाँ ये था कि मैं मना नहीं कर सकती थी, तो जितना प्यार से उन्होंने दिया, मैं एक घूंट लेती थी पर उतना पीती थी। और सच बोलो तो वो एक टॉनिक जैसे होता था हमारे पास। कई कई बार हम लोग सुबह जब निकलते हैं बिना बाल भूख किए, या फिर सुबह सुबह जब निकलते हैं, तो हम लोग कुछ खा के नहीं निकलते। 9 बजे तक, 10 बजे तक जब हम चलते हैं, जब पहला बाल भोग लेंगे, उस समय तक चलने के लिए हमें वो एनर्जी चाय देती थी। हाँ तो सही। मैंने इसीलिए वो पीना भी मतलब वो ऐसे तब पिया भी था। हाँ तो वो बाबा जी ने मुझे बोला कि मैया अब आप इसको, रुद्र को 1 मिनट भी, एक कदम भी चलना उसके लिए बहुत हानिकारक है, आप उसको यहीं पे सुलाओ, यहीं पे भोजन भी कराया उन्होंने। फिर मैंने उसको भोजन कराने लगी, तो मुझे बोला मैया आप भी उसके साथ ही भोजन कर लो। मैं बोली नहीं नहीं, मेरे साथ वाले यहाँ है, मैं ऐसे प्रिविलेज होके यहाँ बैठ के खाना नहीं खाना चाहती। बोले नहीं नहीं, आप भी उसके साथ थक गए हो, तो आप भी उसी के साथ बैठ के खाना खा लो। हम्म बहुत ऑड लगा मुझे हम्म कि सब लोग वहां जाके खाना खा रहे हैं और मैं यहाँ अकेले ऐसे खा रही हूँ। बट उन्होंने इतना आग्रह किया कि मुझे नहीं करने नहीं आया। हम्म फिर खाना खा के रुद्र सो गया, और मैं थाली रखने गई, तो मैंने देखा दूर वहां पे जहां उनका भोजन कक्ष है, वहां पे सब लोग बैठ के पंगत बैठ के खा रही है। हम्म वो देखा, मुझे लगा कि वो लोग कितने अच्छे से बैठ के खा रहे हैं, हम्म मेरा पेट तो भर गया है, पर वहां जाके अगर मैं खाती तो कितना अच्छा लगता मुझे भी। हम्म बस ये मेरे दिमाग में ख्याल आया, और वहां से बाबा जी का आवाज आया, मैया आप यहाँ आके भोजन प्रसादी पालो। तो हाँ मैं उनको ऐसे देखती ही रह गई कि ये क्यों मुझे बुला रहे हैं। मैंने हाँ बोला भाई बाबा जी मैंने तो पा लिया। बोले हाँ, नहीं नहीं, वो बच्चे के साथ आपका अच्छे से नहीं हुआ है, आप यहाँ आओ और फिर से खाओ। अच्छा। तो मैया, मैं ऐसे हो गई कि ये मैया मेरी बात सुन रही है, मैं जो बोल रही हूँ हाँ अभी मेरे दिल में आया। बाप रे। और वो आप तो ये, आप बोल रहे हैं, मुझे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो रहे, सच्ची। तो उस समय तो मैं ऐसे अवाक होकर सिर्फ देखती रह गई कि मेरे मन की बात इसने, मतलब अभी सिर्फ मेरे मन में आई है, दिमाग में अभी बस आई है, मुंह तक भी नहीं आई, और उसने मुझे बुला लिया तुरंत। ये ऐसे हाँ कैसे हो रहा है, तो ये मैया है। सही है। फिर मैंने अपने घर में बताया कि देखो मैया ने इतनी बात सुन रही है, फिर क्यों, मतलब मेरे घर वाले, जब मैंने ये डिसीजन सबको सुनाया था, तो हम्म सबने मेरे को फोन करके बोला कि वहां बहुत ठंडी है, हाँ कहाँ रहना है कुछ पता नहीं, तू हाँ कैसे जाएगी, क्या करेगी, और तू जा रही है, तू अपने बच्चे को भी लेके जा रही है, तो तुम उसको छोड़ के जाओ। तू, हाँ, मतलब मेरी मौसी बहुत रोई कि तू अच्छा। मत ले जा उसे, तू अकेली जा, पर तू उसे, छोटे बच्चे को क्यों लेके जा रही है। हाँ मेरी बहन खूब रोई, मम्मी को भी ऐसे ये हो रहा था कि
तुम कैसे जाओगे ऐसे? हाँ। पर मैं बोली ना, मैं इन सबसे बहुत निर्लेप थी कि नहीं, मेरे को तो भरोसा था कि मैं मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। मेरे को ऐसा लगता है ये लोग क्यों इतना चिंता कर रहे हैं। मैं तो जब मैं अपने घर जाती हूँ, मायके जाती हूँ, मेरे को तो कोई नहीं पूछता कि तुम वहां क्या खाओगी, तो हाँ मैं वहीं तो जा रही हूँ। मैया, आपने आज मुझे रुला दिया, सच्ची कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे नहीं, आप इतने सटीक बात कर रहे हैं ना, सच में इसी को बोलते हैं समर्पण भाव, कि पूरा मैया पे ही डाल दिया था मैं। मतलब ये दूसरा एक विचार ही नहीं आया मन में, दूसरा थॉट ही नहीं आया कि अगर ऐसा हुआ नहीं। तो, अगर वैसा हुआ तो। नहीं, मुझे जाना है, बस इसको लेके जाना है। और जब इतना समर्पण भाव है ना आपका, तो ही परमार्थ मिलता है आपको, क्योंकि आपका समर्पण ही आपकी डेप्थ दिखाता है कि आप कितने उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो। और इसी ये तो अभी आप बोल रहे हो तब मुझे समर्पण लग रहा है, पर उस समय मेरे को सिर्फ ब्लाइंड फेथ जिसको बोलते हैं, अंधा, मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता, ब्लाइंड फेथ जिसको बोलते हैं, मैं उसी के सहारे गई थी, मैया के सहारे। हाँ। और पर एक बात और बताऊंगी, वहां जाके जब मैंने देखा इतने सारे लोग हैं और सब नर्मदे नर्मदे कर रहे हैं, हम्म। तो मुझे ऐसा लगा मेरे मैया का प्यार तो बढ़ गया इतने लोगों में, फिर वो मेरे तरफ ध्यान कैसे देगी? तो मुझे थोड़ी जेलसी भी हुई थी कि मैया मेरा ध्यान कैसे रखेगी, सभी लोग तो उसको बोल रहे हैं मैया मैया मैया, हर जगह मैया मैया कर रहे हैं। थोड़ा मेरा डावाडोल हुआ था कि ऐसे कैसे होगा अब। फिर मुझे एक बाबा जी ने बोला कि वो सूक्ष्म रूप में हमारे साथ रहती हैं, और जब मुझे ऐसे अनुभव आने लगे तो मेरे को लगा कि नहीं, वो भगवान है। बाप रे, आपके विचार कितना, ये आप कह रहे पर कितना गहन है आपका बोलना, कि मेरा माँ का प्यार बढ़ गया। सच में ये बहुत गहन बात है। आप कैजुअल बोल जा रही हैं, क्योंकि आप मैया पे पूरा दिलो जान से प्यार करती है, शायद इसीलिए आप इतने हाँ, और विस्तार से मुझे बोल पा वही रही हैं। लगा कि मेरी माँ को अगर कोई बोलेगा कि आप यहाँ रहो, तो मुझे कैसे जेलसी होगी। मुझे सेम फील हुआ था, मुझे जेलसी ही फील हुई थी कि ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, इतने लोग हैं। तब मुझे ऐसे ही लगा था। सच्ची बात बट ठीक है, विद टाइम समझ में आया कि वो कितनी महान है वो तो मैया। ये आपका पहले दिन की जर्नी हुई, और फिर आगे कैसे कैसे चलती रही आपकी? पर तकलीफ तो हुई, रुद्र बहुत डर रहा था। ऐसी जगह नहीं, इतनी सी पतली सी स्पेस है, और अगर हम, मतलब ऐसे नहीं हो सकता, दो आदमी एक साथ भी नहीं निकल सकते, एक एक कदम फूक फूक के जैसे रखना पड़ता है, वैसे ही था। हाँ। ये मैंने किया ही नहीं है, मतलब मैया ने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे चलवाया है, ऐसे वहां पे अपने इनहिबिशंस दूर करने के लिए बहुत लिया। एक बार पानी पूरी का मेरे को ठेला दिखा, पैसे लेके हमको चाहिए, अब वो खाएंगे, हम आश्रम में जाके नहीं खाएंगे। मैया ने मेरी पर्स ही छीन ली। जो लोग वहां मिलते हैं, जो हमें साक्षात्कार होते हैं, वो हमें और कहीं नहीं हो सकता, और मैया यही सिखाती है वहां पे जाके। भगवान ऐसे, मतलब मुझे एक बाबा जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि भगवान कभी तुम्हें ऐसे जैसे फोटो देखते हो कि मुकुट पहने हुए, शस्त्र अस्त्र लिए हुए, ऐसे नहीं आते, वो हमारे जैसे ही रहते हैं। तो इंसान में ही भगवान ढूंढना है। हाँ। तो ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस हुए कि जब मुझे लगा कि नहीं ये मैया है, पर वो बाद में ध्यान आता है कि अरे हाँ, ये तो मैया थी। अच्छा। तो ऐसे कुछ शेयर करूंगी आपके साथ।